students, welcome to SOI online class 6 हिंदी लिटरेचर लेसन 1 सूखे सुमन से। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने सूखे सुमन से नामक कविता के प्रथम व द्वितीय पद्यांश को पढ़ा व उसकी व्याख्या को समझा। आज मैं आपको उसी कविता के अंतर्गत उसके आगे वाले पद्यांशों का ससर वाचन करते हुए व कठिन शब्दों का निवारण करते हुए व्याख्या को समझाऊंगी। पद्यांश है, आज तुझको देखकर चाहत भ्रमर आता नहीं। इस पद्यांश पिछले पद्यांश में जब कली पुष्प के रूप में परिवर्तित हुई तो उस पे भौरे और सारी चीजें उसके ऊपर आकर के आनंदित हो रही थीं, परंतु जब वह पुष्प सूख कर धरा पर गिर गया तो कहते हैं कि महादेवी वर्मा जी ने बहुत अच्छी उपमा दी है कि आज तुझको देखकर चाहत भ्रमर आता नहीं। भ्रमर का अर्थ है भौरा। तुझे चाहने वाला, पुष्प को चाहने वाला जो भौरा है, जब वह पुष्प सूख कर धरती पर गिर गया तो उसके ऊपर अब वह आता नहीं है। लाल अपना राग तुझ पर प्रातः बरसाता नहीं। और जो सूर्य की प्रातःकालीन किरणें थीं, जो पुष्प के ऊपर सबसे पहले आती थी, वह अब तुझ पर अपनी जो राग है उसको बरसा नहीं रहा है। जिस पवन ने अंक में ले, अंक का अर्थ होता है गोद, तो जिस पवन ने अंक में ले प्यार था तुझको किया, तीव्र झोंके से सुला उसने तुझे भू पर दिया। इन पंक्तियों का आशय है कि पहले जो पवन चलती थी, जब पुष्प पौधे पर लगा हुआ था तो ऐसा लगता था कि वह हवा गोद में लेकर के उसे प्यार से खिला रही हो, परंतु तीव्र झोंका आने से वह पुष्प धरती पर गिर गया और ऐसा लगता है कि जैसे वह धरती पर पड़ा हुआ सो रहा हो। कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन। कहते हैं कि उस पुष्प ने अपना जो मधु है, शहद है, उसे और सुगंध को सभी कुछ एक दिन दान कर दिया, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन। इसमें महादेवी वर्मा जी ने कहा है कि जो ये पुष्प है वह क्या है कि उसने अपना सभी कुछ संसार को दान कर दिया है, किंतु रोता कौन है। उस पुष्प के सूख कर गिर जाने पर कौन रो रहा था, किसको तो दुख हो रहा है। तेरे लिए दानी सुमन, हे दानी सुमन, हे पुष्प, तुम्हारे लिए दुखित कौन हो रहा है, ऐसा वह प्रश्न कर रही है। मत व्यथित हो फूल, वह कह रहे हैं, व्यथित का अर्थ होता है परेशान होना, कि मत व्यथित हो फूल, हे पुष्प तुम परेशान मत हो, किसको सुख दिया संसार में। वह कहते हैं कि संसार ने, ये जो संसार में माया है, वह भोग करके भी किसी ने किसी को सुख प्रदान नहीं किया, अर्थात जो दानी होता है उसे कभी भी सुख प्राप्त नहीं होता। स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। करतार का अर्थ यहाँ भगवान से है, तो कह रहे हैं कि इस संसार में ईश्वर ने सभी को कैसा बनाया, स्वार्थ में, अर्थात स्वार्थी बनाया है। विश्व में है फूल तू सबके हृदय भाता रहा, और संसार में हे पुष्प तुम सभी के हृदय को भाते रहे हो, अर्थात सभी तुम्हें पसंद करते रहे हैं। दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। वह कह रहे हैं कि अपना सब कुछ दान करने पर भी वह खुशी होता रहा, अर्थात अपना जीवन भी दान करने पर तब भी उसके मुखमंडल पर कभी भी विषाद उत्पन्न नहीं हुआ। जब ना तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को, अर्थात इसमें बताया जा रहा है कि जब उसने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, उसके बाद भी इस संसार को आपको दुख नहीं हुआ। कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्सार को। तो इसमें कवित्री कह रही हैं कि कौन रोएगा सुमन, हे पुष्प अब आपकी इस दशा पर कौन रोएगा, हमसे मनुज निस्सार को, अर्थात जिसका कोई सार नहीं है।
इसको देख करके हमसे मनुष्य निस्सार को बिना सार के मनुष्य किसी के ऊपर दुख प्रकट नहीं करता है। अर्थात इस कविता में पुष्प की महिमा के बारे में बताया है और बताया है कि किस प्रकार व्यक्ति अपना सर्वस्व निछावर करने के बाद इस माया रूपी संसार को छोड़ देता है, फिर भी जो उसके साथ पहले खड़े होते हैं अब उसकी ओर देखते भी नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट्स। Hello student, have a wonderful morning to one you all. I really welcome you in video lecture class. Student, the class is especially for class 6 and the subject English literature and chapter number 1, Anansi in a fix. Anansi is a person who is in a fix, मतलब वो दुविधा में है. In your previous lecture, I have started this one. I have started this chapter, and today I have also written some difficult words. I have also written some difficult words. The feast, the meaning of feast is written over here. Dinner party. बच्चों इसका मतलब होता है दावत. Dinner party. It means दावत. Brooded. Brooded means thought sadly. Brooded means thought sadly. It means बहुत निराशा से सोचना. Patiently. Patiently means uncomplainingly. Patiently मतलब धैर्य पूर्वक, किसी से किसी बात का शिकायत नहीं करना. Uncomplainingly. Sly. Sly means cunningly. चालाकी पूर्वक. चालाकी पूर्वक. So students, you have seen the list of the difficult words. The list of the difficult words, and we will start the chapter. Anansi in a fix. Anansi is a person who was in a problem, who was in a difficulty. So let's proceed the chapter. In the old days, there was two village. For remembering you the chapter, for recalling you the memories of this chapter, I just want to summarize the chapter from the beginning. शुरू से मैं chapter को summarize कर रही हूँ. In the old days, पुराने समय में क्या था? There were two villages. दो village थे, Africa upper village and the lower village. Africa upper village में और lower village में. Old Anansi did not know which one he belonged. जो old Anansi था बेटा, उसको नहीं पता था कि वो किस lower village से belong करता है कि वो upper village से belong करता है. He would run one village to other. वो एक जगह से दूसरी जगह पर रन किया करता था. It means दौड़ा करता था, hoping that he would get something. For what? What was the reason behind that? उसके पीछे क्या कारण था? The reason was he wanted to get something from both the places. दोनों जगह से वो कुछ लेना चाहता था. For some eatable items. He ate their food, joined in their songs. और दोनों जगह क्या करता था? वो खाता था. Ate. So student, do you know what's ate? It is the second form of the verb. What's the first form of it? Eat, ate, eaten. Eat, ate, eaten. If you have to use, so how can you frame the sentence? How can you frame the sentence? I daily eat to live. I daily eat to live. Yesterday I ate some delicious thing, and I have eaten a very tasty thing today. So you can use the sentence, you can frame the sentence through this way, by which way? And merry making and had fun. Merry making, it means to say वो खाना खाता था, songs join करता था, डांस करता था. merry making मतलब enjoy करता था, and बहुत सारा enjoyment होता था, बहुत सारा fun होता था. मतलब you can say that Anansi enjoyed in one place, then after he come to this place and he enjoyed. दोनों जगह पर वो enjoy करता था, दोनों जगह पर वो खाता था. It
was the trick star, that was the way he was. It was the trick of that person. बच्चों ये उसकी क्या थी? It was the trick, ये उसकी चाल थी. It was the wit that he has. ये उसका presence of mind था. It was the capability, it was the ability, it was the caliber that the person has. Fine. Next is para. One day there was a feast in the upper village as well as the lower village on the same day. So the problem came. There was a feast. There was a dinner party. You can look at the board. Dinner party. The meaning of the feast is dinner party. Fine. So दोनों जगह पर डिनर पार्टी थी, लोअर विलेज में भी और अपर विलेज में. दोनों जगह पर डिनर पार्टी थी, अपर विलेज में भी और लोअर विलेज में भी. As well as the lower village on the same day, that put poor Anansi in a fix. In a fix means difficult situation, in a problem. So this was the difficult situation for Anansi. This was the difficult situation for Anansi. What shall I do? What shall I do? अब मुझे क्या करना चाहिए? Because he wanted to join both the places, both feast. डिनर पार्टी वो दोनों जगह ज्वाइन करना चाहता था, लोअर विलेज में भी और अपर विलेज में भी. I can't be in two places at the same time. So he's saying to himself, वो अपने आप से कह रहा है कि मैं एक ही समय पर दोनों जगह पर नहीं हो सकता हूँ. How is it possible? It's too bad. Two, T-O-O-2. T-O-2 is your preposition. T-O-2 is your preposition. I'm writing over here two and the word two. The pronunciation of both the word is same. The pronunciation of both the word is same, but these are different in meaning. This one is preposition, just like you can say, I am going to my college, I am going to attend the marriage party, I am going to receive my friend at the station. But two, this is your adverb. The tea is too hot to drink. Tea is too hot to take. Which is it's too hot to take. मतलब कोई भी चीज इतनी गर्म है कि आप उसको ले नहीं सकते. It's a adverb. And it's always used in negative sense. It's always used in negative sense. He thought and brooded and brooded. Thought and thought उसने बहुत सोचा, बार-बार सोचा. And brooded means thought sadly. Then he became very sad. He called out his son. उसने अपने बच्चों को बुलाया. What was the name of his son? Intikuma and Petism. Fine. दो बच्चे थे, उनको बुलाया. They came running. वो दौड़ते हुए आए. They came running. Came is the second form of the main verb. Yes, father. They said, did you call? आपने मुझे बुलाया है. Listen. Said Anansi. Nancy ने बोला, सुनो. I have a problem. मेरे साथ एक प्रॉब्लम है. I'm in difficult condition. And he told about it. और उस प्रॉब्लम के बारे में बच्चों को बताया. The son listened patiently. यानी बच्चों ने बहुत ही धैर्यतापूर्वक उनकी बात को सुना. Then they tried to tell him that it was impossible to be in two places at the same time. बच्चों ने कहा कि father, really it's an impossible thing that you can remain in both the places at the same time. एक ही समय पर आप दो जगह पर कैसे डिनर पार्टी अटेंड कर सकते हो. But would Anansi listen? No, not he. But Anansi ने इस बात को नहीं सुना. He did not pay attention. And no, उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं. He wanted to be at the both feast. Willingly he wanted to attend both the feast. Willingly he wanted to attend both the feast. So he said, I had to attend both the feast anyhow, at any cost. उसने कहा किसी भी हालत में मुझे दोनों जगह पर दावत अटेंड करनी है. नेक्स्ट पैरा.
सडनली ही सेड, अचानक वो बोला, सडनली अचानक वो बोला, आई नो, मुझे पता है, आई नो मैं जानता हूँ, I have an idea and I have also an idea into my mind. I have also an idea into my mind. I will go to the place where the food is served first. यानी मैं उस स्थान पर जाऊंगा जहां पर पहले भोजन दिया जा रहा है। मैं उस स्थान पर जाऊंगा जहां पर पहले भोजन दिया जा रहा है। After I have eaten there and I remained there, I ate the food from there. उस स्थान पर मैं खाना खा लूंगा। I will go to the other place. और फिर मैं दूसरे स्थान पर चला जाऊंगा। Are not I clever? कह रहा है क्या मैं चतुर नहीं हूँ? क्या मैं चालाक नहीं हूँ? But how will you know where the food is served first? बच्चों ने कहा, Father, my dear father, how will you come to know? आपको कैसे पता चलेगा कि पहले भोजन कहाँ सर्व किया जा रहा है? How will come to know? Myself राकेश कुमार, मैं टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। 6 क्लास के बच्चों का नए क्लास में स्वागत है। बच्चों, पिछली क्लास में आपने एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक अध्ययन कर लिया था। अब इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न संख्याओं में उपयुक्त स्थान पर कामा लगाइए अंतरराष्ट्रीय विधि से। तो अंतरराष्ट्रीय विधि में इकाई नीचे से गिनना शुरू करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा और यहाँ लगा दिया चूंकि 1000 स्टार्ट होने वाला है। 1000, 10,000, फिर 100,000 और फिर मिलियन आता है। तो इस प्रकार से कामा लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में है, भारतीय विधि से कामा लगाइए। तो इसमें भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़े के बाद लगा देंगे, 1000, 10,000 के बाद लगा देंगे, फिर लाख, 10 लाख के बाद लगा देंगे। तो इस प्रकार से कामा लगा देंगे। ठीक, यानी अंतरराष्ट्रीय विधि में 3-3 नीचे से 3-3 पर कामा लगाने होते हैं और भारतीय विधि में नीचे के 3, इसके बाद फिर 2-2 अंकों पर कामा लगाना होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न संख्याओं का विस्तृत रूप लिखिए। तो विस्तृत रूप लिखने में संख्या है हमारे पास 3000। फर्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट 3245 का विस्तृत रूप। तो पहले हमको जो सबसे ऊपर संख्या लिखी हो उसको लिखना है और उसको बंद करके कितने अंक है नीचे, 1 2 3, तो 3 जीरो लिखना है और प्लस इसके बाद 2 है, 2 बंद करें, कितने अंक जीरो नीचे हो गए, 2 और प्लस 4, कितने अंक हैं, 1 और प्लस 5। तो ये इसका विस्तृत रूप है। इसी प्रकार से इसमें 4 पार्ट हैं, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका संख्या 3 में 5 का स्थानीय मान और 5 के संख्यात्मक मान का अंतर लिखना है। स्थानीय मान और संख्यात्मक मान, स्थानीय मान व संख्यात्मक मान। पांच के स्थानीय मान व संख्यात्मक मान में अंतर। तो 5 का स्थानीय मान क्या है देखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 5 का स्थानीय मान बराबर 5 और 3 जीरो। स्थानीय मान लिख दिया, 5 लिखा, इसके बाद बंद किया तो 1 2 3 अंक है, इसलिए 3 जीरो। 5 का संख्यात्मक मान
तो संख्यात्मक मान तो वही होता है, तो 5 का संख्यात्मक मान 5 है और दोनों का अंतर ज्ञात करना है, इसलिए माइनस लगा दिया। तो 10 में से 5 कम करेंगे तो 5 हो गया और 9 हो गया और 9 हो गया और 4 हो गया। तो इस प्रकार से 5 के स्थानीय मान और संख्यात्मक मान का अंतर 4995 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, 5 अंकों की, क्वेश्चन नंबर 8 में है 5 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो 5 अंकों वाली संख्याएं कुल संख्याएं। तो इसके लिए हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर होगी 5 टाइम्स 9, 999। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इन दोनों संख्याओं का अंतर करने पर हमें मालूम हो जाएगा कि कितनी संख्याएं होंगी। तो ये हो गया 9999, वो था 99,999, दोनों को सेपरेट कर दें तो 0 0 0 0 और 9, यानी 5 अंकों की कुल संख्याएं हैं 90,000। तो हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 में है 2 3 एवं 6, 2 3 और 6 अंकों का प्रयोग करके बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सभी संख्याएं ज्ञात करने के लिए पहले है 2 को इकाई स्थान पर रखने पर, इकाई स्थान पर 2 रखने पर। तो इकाई के स्थान पर जब हम 2 रखेंगे तो इकाई का स्थान तो ये हो गया और 3 और 6 अंक बचे। तो अब यहाँ भी इकाई के स्थान पर 2 लिख दे और 6 और 3 लिख दे, यानी इकाई के स्थान पर 2 रहने पर 2 संख्याएं मिल जाएंगी। इकाई के स्थान पर अब 3 रखो, तो 3 रखने पर तो बराबर 3 हो गया। और अब क्या बचा, 2 और 6, तो 2 और 6 कामा 6 और 2 3, इस प्रकार से हो गया। इकाई के स्थान पर 6 रखने पर बराबर, तो 6 इकाई के स्थान पर हो गया। अब क्या बचा, 2 और 3, तो 2 3 और यहाँ 3 2। तो बच्चों 6 संख्याएं ये बन गई। अब क्वेश्चन नंबर 10 में है 1 मिलियन में कितने हजार होते हैं। तो 1000 होते हैं। तो 11 में है 1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं। तो 1000 मिलियन होते हैं। 12 में है 1 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं। तो 100 करोड़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है संख्या, देखिए 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में स्थानीय मान बता दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में है विस्तृत रूप में लिखा गया है, इसे भारतीय विधि में लिखना है। तो सेकेंड पार्ट है इसका 7 × 10 पावर 10 प्लस 5 × 10 पावर 7 प्लस 4 × 10 पावर 1 × 10 पावर 5 और प्लस 4 × 10 पावर 2, 4 × 10 पावर 2 और प्लस 5 × 1। तो ये हो गया 7 × 10 पावर 10। तो 7
और 10 जीरो 2 3 4 5 6 7 8 9 और प्लस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अब है 5 इंटू 10 पावर 7 जीरो यहाँ लिखे 0 7 जीरो नोट करना 2 3 4 5 6 7 और 5 लिख दिया। इसी प्रकार से आगे है 1 इंटू 10 पावर 5 तो 10 पावर 5 का मतलब 5 जीरो 1 2 3 4 5 और 1 फिर है प्लस 4 इंटू 10 पावर 2 तो 10 पावर 2 के तो 2 जीरो हो गए और 4 हो गया 5 इंटू 1 5 हो गया और सभी को ऐड कर दे तो हो गया 5 0 4 0 0 1 0 5 0 0 7 तो ये भारतीय विधि से हो गया और ये आंसर हो गया। तो बच्चों एक्सरसाइज भी आपकी 1.1 फिनिश हो गई। तो आज बस इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्लास 6 भूगोल पार्ट 1 सौर मंडल में विभिन्न ग्रहों के बारे में बताया था। आज मैं इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने जा रही हूँ। चैप्टर कंटिन्यू करने से पहले मैं अपने प्रीवियस लेक्चर का कुछ रिवीजन कराने जा रही हूँ। तो बच्चों मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था सौर मंडल। पृथ्वी सौर मंडल का तीसरा ग्रह है। सौर मंडल में एक तारा क्या होता है बच्चों? सूर्य। 8 ग्रह बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, मंगल, अरुण, वरुण, ये सब हमारे क्या है? ग्रह। और 166 उपग्रह हैं। तो सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है। सूर्य का व्यास 13,90,000 किलोमीटर है और सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य गर्म गैस का गोला है और सूर्य के जिससे सौर मंडल में तापमान और प्रकाश उत्पन्न होता है। सूर्य के करीब लाल बोना तारा है जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? मैंने बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमा सेंचुरी कहते हैं। अन्य ग्रह ज्यादातर उपग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार अन्य ग्रह सूर्य के परिक्रमा करते हैं उसी प्रकार सूर्य आकाश गंगा की परिक्रमा करता है और सूर्य अपनी जगह से नहीं घूमता है। उसके बाद नेक्स्ट ग्रह क्या आता है? बुध, जो सूर्य से पहले स्थान पर आता है और उसको हम लोग क्या कहते हैं? छोटा ग्रह कहते हैं। और सूर्यास्त होने के बाद हम इसे खुली आंखों से देख सकते हैं। उसके बाद आता है शुक्र, यह सूर्य से दूसरे स्थान पर आता है और यह सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी सूर्य से तीसरे स्थान पर आती है। सूर्य का चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन का समय लगता है और पूरी संसार में एकमात्र पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन दिखाई देता है। और पृथ्वी का उपग्रह क्या है बच्चों? चंद्रमा। नेक्स्ट ग्रह आता है आपका मंगल। मंगल ग्रह सूर्य से चौथे स्थान पर आता है और इसको लाल ग्रह कहते हैं। और लाल ग्रह इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ लाल मिट्टी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद आता है आपका बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह सूर्य से 5वें स्थान पर आता है। और उसके बाद आपका आता है शनि ग्रह। शनि ग्रह सूर्य से 6ठे स्थान पर आता है और शनि ग्रह का उपग्रह क्या है? टाइमन। उसके बाद आता है आपका अरुण ग्रह। यह सूर्य से 7वें स्थान पर आता है। अरुण ग्रह की खोज 13 मार्च 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। और उसके बाद सबसे लास्ट ग्रह है आपका वरुण। वरुण ग्रह सूर्य से 8वें स्थान पर आता है। इसको नीले ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों आज मैं आपको बताऊंगी ग्रहों की बनावट। बच्चों सूर्य पर 99.85% सौर मंडल के सभी कार्य निर्भर होते हैं। सभी जितने भी कार्य हैं सौर मंडल के वो किस पर निर्भर करते हैं? सूर्य पर निर्भर करते हैं। वह ग्रह जो सौर मंडल में सूर्य के समान पुंज के बने होते हैं वे
85% तथा बड़ी संख्या में पुंज के समान होते हैं। बृहस्पति ग्रह 2 ग्रहों के बराबर एक ग्रह होता है। सभी ग्रहों के उपग्रह पुच्छल तारे एक तारे के आकार का पदार्थ, उल्का, परमाणु, इंटरप्लैनेटर का 0.118% भाग है। तो बच्चों, कुल मिला के जितने भी सौरमंडल के कार्य होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं? सूर्य पर डिपेंड करते हैं, सूर्य पर निर्भर करते हैं। तो बच्चों, हम इस चीज को एक तालिका के जरिए देख सकते हैं। सूर्य 998.85%, पुच्छल तारा, इस सौरमंडल के ग्रहों की बात कर रही हूँ कि सौरमंडल में सब छोटे ग्रह, उल्का पिंड, उपग्रह पाए जाते हैं। पुच्छल तारा 0.01%, उपग्रह 0.00005, छोटे ग्रह 0.000002, उल्का पिंड बीच ग्रहों के बीच का मध्यम। तो ये हमारी क्या है? तालिका। तालिका के जरिए हम देख सकते हैं कि हमारे सौर मंडल में तारा क्या है बच्चों? सूर्य। पुच्छल तारे हैं, उपग्रह कितने हैं? 166, और ग्रह कितने हैं हमारे? 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, मंगल, अरुण, वरुण। तो अब हम बात करते हैं बच्चों स्थलीय ग्रह। सौर मंडल में ग्रहों अंतरतम स्थलीय ग्रहों के रूप में जाना जाता है। तो सौर मंडल में 2 ग्रह होते हैं, स्थलीय ग्रह होते हैं और बाह्य ग्रह होते हैं। तो स्थलीय ग्रह कौन से होते हैं बच्चों सौर मंडल में? बृहस्पति, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हमारे स्थलीय ग्रह हैं। तो ये स्थलीय ग्रह क्यों कहलाते हैं? ये स्थलीय ग्रह इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इनका निर्माण मुख्यतः पत्थर और धातु से होता है। ये स्थलीय ग्रह किससे बने होते हैं बच्चों? पत्थर और धातु से बने होते हैं। कॉम्पैक्ट चट्टानी सतह से इनका निर्माण होता है। तो ये हमारे कौन से स्थलीय ग्रह हो गए? बृहस्पति, शुक्र, बुध, पृथ्वी और मंगल। ये सब हमारे क्या हो गए बच्चों? स्थलीय ग्रह हो गए। ठीक है, तो हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह होते हैं। कितने उपग्रह होते हैं? 166 उपग्रह होते हैं। और सूर्य क्या होता है बच्चों? हमारा सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा होता है जो हीलियम और हीलियम से बना एक गोला है, जिससे सौरमंडल में तापमान और ऊर्जा का संचार होता है। Now that's all for today. I will continue this chapter in my next video. Myself Rakesh Kumar, science teacher of Shivaji Group of Institution. साइंस क्लास में 6 क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, इस क्लास में चैप्टर फर्स्ट भोजन के तत्व का अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अपघटक किसे कहते हैं? तो अपघटक कुछ निश्चित जीवधारी या निश्चित जंतु या सजीव कुछ ऐसे होते हैं जो मृत पौधों या मृत जंतुओं पर निर्भर होते हैं, उन्हीं को खाते हैं। कवक और जीवाणु इस प्रकार के जीवों का उदाहरण है। कवक और जीवाणु इस प्रकार के जीवों का उदाहरण है। इनको अपघटक कहते हैं। अपघटक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वातावरण की गंदगी को दूर करते हैं, खा के और दूर कर देते हैं, जिससे हमारा वातावरण काफी शुद्ध बना रहता है। तो अपघटक आप समझ गए होंगे किसे कहते हैं। अब है प्रश्न अगला, भोजन के स्रोतों का वर्णन कीजिए। तो भोजन हमको कितने प्रकार से मिलता है? भोजन के स्रोतों के प्रकार, नंबर 1 जंतुओं से, पौधों से, और नंबर 2 जंतुओं से। तो पौधों से हमें क्या क्या मिलता है? तो पौधों से हमें बहुत सारी चीजें, जैसे फूल, फल, सब्जियां,
बहुत सारी चीज़ें हमको पौधों से मिलती हैं। इसी प्रकार से रोटी बनाने के लिए गेहूँ, दाल, चावल, ये सब हमको वनस्पतियों से ही प्राप्त होते हैं। जंतुओं द्वारा प्राप्त भोजन, तो जंतुओं द्वारा प्राप्त भोजन में है जैसे दूध। हमें गाय और भैंस से दूध मिलता है, तो दूध से हम बहुत सारी चीज़ें भी बना सकते हैं। दूध से मक्खन भी बना सकते हैं, घी भी बना सकते हैं, पनीर भी बना सकते हैं, खोया भी बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें दूध से बना करके और हम नित्य उपयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से आगे भी जंतुओं से हमें मांस भी मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मांस का उपयोग करते हैं, तो उनको जैसे बकरा हो गया, मुर्गा हो गया और सुअर हो गया, इनका मांस के अतिरिक्त हमको जंतुओं से अंडे भी प्राप्त होते हैं। अंडों में जैसे बतख या मुर्गी के अंडे मोस्टली पसंद किए जाते हैं। इसी प्रकार से हमको जंतुओं से शहद भी प्राप्त होता है। शहद, मधुमक्खी से शहद प्राप्त होता है और शहद बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। तो इस प्रकार से जंतुओं से हमें प्राप्त भोजन या भोजन के स्रोतों का भी वर्णन हो गया। तो इस क्लास में बच्चों यहीं तक, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों 6H में ये सब्जेक्ट कंप्यूटर की क्लास है। चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम लोग पहले इसके प्रीवियस जो क्लास थी उसमें हम लोग लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ चुके हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस जो है वो 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, आज हम लोग बच्चों हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। लो लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग होती थी वो बाइनरी लैंग्वेज में, यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में होती थी। लो लेवल लैंग्वेज जो थी वो मशीन पर आधारित लैंग्वेज होती है। तो जब मशीन पर आधारित है तो यानी कि क्या होगा, हर एक कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग करी जाएगी। तो ये जो है, ये जो भी प्रोग्रामर था उसके लिए या यूज़र के लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था कि उसको अगर एक कंप्यूटर के लिए प्रोग्रामिंग करनी है तो उसको पहले कंप्यूटर की पूरी आंतरिक संरचना के बारे में पता होना चाहिए था, तब वो उसकी प्रोग्रामिंग कर सकता था। तो इस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए एक हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो डेवलप करी गई। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो नियरेस्ट टू यूज़र थी। दैट मीन्स कि जैसे जो हम लोग, वी आर द यूजर्स, हम लोग यूज़र हैं, जो कंप्यूटर में काम कर रहे हैं उसको यूज़र कहते हैं। तो यूजर्स का क्या है कि हम लोग इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, हम लोग इंग्लिश बोलते हैं और इंग्लिश के सारे अल्फ़ाबेट से फैमिलियर हैं। तो यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग थी, पहली चीज़ तो क्या थी, वो यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज थी। यूज़र फ्रेंडली का मतलब क्या है कि उसमें हम लोग इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते थे। जो भी हम लोग कमांड्स देते थे वो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स में होते थे। ठीक है, इंग्लिश के अक्षरों में हम लोग वो कमांड्स देते थे, जिससे क्या होता था, यूज़र को बहुत आसानी से वो प्रोग्राम को समझ सकता था, प्रोग्राम को बना सकता था, और अगर प्रोग्राम में अगर किसी भी तरह की कोई भी एरर आ रही है तो वो आराम से उसको दूर कर सकता था। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का प्रयोग होता है निर्देशों के लिए। दूसरी बात, हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है। थर्ड पॉइंट क्या हुआ कि हाई लेवल लैंग्वेज में जो है उसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए ट्रांसलेटर का प्रयोग किया जाता था। किसका प्रयोग किया जाता था? ट्रांसलेटर का। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो यूज ट्रांसलेटर थे, जो हम लोग उसमें जो ट्रांसलेटर यूज करते थे, उन ट्रांसलेटर का नाम है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। यानी कि इसमें कितने तरह के ट्रांसलेटर यूज होते हैं? इसमें 2 तरह के ट्रांसलेटर यूज हो रहे थे, इंटरप्रेटर और कंपाइलर। बच्चों अब आपके सामने है, यहाँ पे मैंने अभी ये 3 सिर्फ इसके एग्जाम्पल दिए, आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये 3 हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल्स हैं।
बेसिक लैंग्वेज, फोटोन लैंग्वेज एंड दिस इज द लोगो। आपको बहुत डिटेल में ये सारी लैंग्वेजेस नहीं पढ़नी है, आपको इनके फुल फॉर्म पता होने चाहिए और आपको इसको किसने इन्वेंट किया है बस इतना आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपकी आती है बेसिक लैंग्वेज। बेसिक लैंग्वेज का पूरा नाम क्या है? बेसिक लैंग्वेज का पूरा नाम है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। ठीक है, जैसा कि नाम से ही है बिगिनर्स ऑल पर्पस, तो ये जो लैंग्वेज थी आपकी बेसिक लैंग्वेज जो है, जनरली जो हम लोग स्टार्टिंग में जो प्रोग्रामिंग करते हैं इनिशियल प्रोग्रामिंग के लिए, जहाँ पर सिंपल छोटे छोटे से प्रोग्राम है उनके लिए ये था। ठीक है, जहाँ से जब बच्चे प्रोग्रामिंग करना सीखते हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं, तो इसमें आपका जो है ये बेसिक लैंग्वेज का यूज होता था। ठीक है, स्कूल के बच्चे जो है वो जनरली ये बेसिक लैंग्वेज के 6, 7, 8 के बच्चे जो है वो जनरली बेसिक लैंग्वेज का ही यूज करते हैं। इसको डेवलप किसने किया था? थॉमस कोट्स ने और डॉक्टर जॉन कैमनी ने इसको डेवलप किया था 1964 में। कब किया था? 1964 में थॉमस कोट्स और डॉक्टर जॉन कैमनी ने इसको डेवलप किया था। बेसिक के और भी बहुत सारे वर्जन हैं, जो वर्जन आपको मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे। इसके और भी वर्जन बहुत सारे अब आ गए हैं, जैसे कि आपका GW बेसिक है, ठीक है, बेसिका है, एक्सेट्रा। इस तरह से 2 इसके और भी वर्जन है, चूंकि नाम बेसिक ही है पर GW बेसिक और बेसिका ये इसके 2 और भी वर्जन है। ठीक है, अब उसके बाद आता है फोटोन लैंग्वेज। इसको हम लोग कहते हैं फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसका फुल फॉर्म है, और इसको जॉन बेकस ने 1957 में इसको डेवलप किया था। कब किया था? 1957 में इसको जॉन बेकस ने इसको डेवलप किया था। ठीक, उसके बाद आता है ये एक लोगो लैंग्वेज। लोगो का फुल फॉर्म होता है लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड। ओके, ये जो बहुत छोटे बच्चे जैसे 3rd, 4th, 5th के बच्चों को इनिशियल प्रोग्रामिंग के लिए इसके थ्रू क्या करते हैं बच्चे जो है वो सिंबल्स बनाना सीखते हैं। जैसे सिंबल्स मीन्स लाइक अल्फाबेट A, B, C या कोई स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप जो है वो इस लोगो ओरिएंटेड ग्राफिक से हम लोग ये सीखते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपकी 3 लैंग्वेजेस ये हो गई। बाकी लैंग्वेजेस जो है वो हम आगे C++, कोबोल, पास्कल और भी आपकी लैंग्वेजेस है जिनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।